Assalamu alaikum to all my viewers. Hope that you all are fine. So viewers, today we will discuss about suppression anxiety disorder according to DSM-5. So let's start our today's topic. Suppression anxiety disorder जो है ये एक फीलिंग ऑफ एक्सेसिव मतलब फीलिंग ऑफ एक्सेसिव हद से ज़्यादा फीलिंग एंड इनअप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एंजाइटी और गैर मुनासिब एक लेवल होता है एंजाइटी का। और ये क्यों होता है? ओवर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम एन अटैचमेंट फिगर और प्लेस, कि किसी भी एक अटैचमेंट फिगर के साथ, मतलब वो कोई भी हो सकता है, मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है जिसके साथ वो पर्सन बहुत ज़्यादा अटैच होता है, या कोई ऐसी प्लेस जिस जगह से वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट अपनी रखता है, उससे सेपरेट हो जाने का जो एक डर होता है, एक्सेसिव लेवल होता है एंजाइटी का, वो होता है सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। वैसे तो जो सप्रेशन एंजाइटी है ये किसी भी बेबी या बच्चे की डेवलपमेंट का एक नॉर्मल पार्ट होता है। वो इस तरह के आपने देखा होगा कि जब एक बेबी की बर्थ होती है तो उसका जो उस टाइम पे अटैचमेंट फिगर होता है एक वो उसकी मदर होती है। अगर उस बच्चे को थोड़ी देर के लिए अपनी मदर से दूर कर दिया जाए तो वो क्राइंग शो करता है, वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रोता है। लेकिन अगर इसकी यही फीलिंग जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाए और एक इनअप्रोप्रिएट हो जाए तो इससे फिर डिसऑर्डर कंसीडर किया जाता है। अगर देखा जाए तो जो सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है ये रफली जो है मतलब कॉमन जो है वो 7% एडल्ट्स को और 4% जो चिल्ड्रन हैं उन्हें अफेक्ट करते हैं। और ये जो है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में कॉमन होते हैं, इक्वली कॉमन होते हैं। ये नहीं कह सकते कि गर्ल्स में ज़्यादा होते हैं या बॉयज़ में ज़्यादा होता है, ये दोनों ही कॉमनली शो करते हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं जिनमें सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होता है उनमें दूसरी तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर भी देखने में आते हैं, जिसमें कॉमनली जो है GAD देखने में आता है, जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। और इसके अलावा जो है डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी उनमें डेवलप हो जाते हैं, वो भी इनमें देखने में आते हैं। सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स की बात करें तो ये उस टाइम पर अकर होते हैं जब एक बच्चे को ये फील होता है कि वो अपने केयर गिवर से, अपने पेरेंट, लव्ड वन, अटैच फिगर से जो है सेपरेट हो रहा है। तो इसके कुछ सिम्टम्स में आ जाता है क्लिंगिंग टू पेरेंट्स, के जब वो उससे सेपरेट होने का ख़तरा होता है तो वो अपने पेरेंट को जाके क्लिंग करता है, मतलब उनके साथ जाकर चिपकता है, उनको पकड़ता है। इसके बाद एक्सट्रीम एंड स्वेयर क्राइंग, कि बहुत ज़्यादा रोना। इसके बाद रिफ्यूज़ल टू डू थिंग्स दैट रिक्वायर सप्रेशन, ऐसी चीज़ों से रिफ्यूज़ल करता है, ऐसी चीज़ों से मना करता है, रिफ्यूज़ करता है उन चीज़ों को जिसमें उनको सप्रेशन रिक्वायर होती है। फिज़िकल इलनेस सच एस हेडेक और वॉमिटिंग। इसके बाद वॉयलेंट इमोशनल टेम्पर टेंट्रामेंट, इमोशनल टेम्पर टेंट्रामेंट मतलब कि इमोशनल आउटबर्स्ट। फिर इसके बाद रिफ्यूज़िंग टू गो टू स्कूल, कि वो स्कूल जाने से भी मना करता है, डिफरेंट बहाने करता है कि तबीयत ख़राब है, पेट में दर्द है, मैंने नहीं जाना। रिफ्यूज़ करता है कि वो अपने लव्ड वन के साथ, अपने पेरेंट अटैच फिगर के साथ उसको सेपरेट होने का जो ख़तरा होता है वो सेपरेट ना हो जाए। रिफ्यूज़िंग टू स्लीप अलोन, कि वो कहता है मेरे साथ मेरी मदर या फादर, मेरे साथ कोई सोए, मैं अकेला नहीं सो सकता, इस चीज़ को भी रिफ्यूज़ करता है। नाइटमेयर्स, फिर उससे नाइटमेयर्स आते हैं डिफरेंट। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर की बात करें तो सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के कॉज होने की वजह के दो मेन फैक्टर्स बताए गए, जिसमें जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर है एंड सेकंड वन इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर में ये होता है कि वो लोग जिनको सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होता है वो बच्चे वो अपने फादर मदर या अपने फोर फादर से जो है इस चीज़ को इनहेरिट करते हैं, कि अगर उनके फोर फादर, उनकी फैमिली में किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर या एंजाइटी रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर रहा हो तो ये बच्चों में जीन्स टू जीन्स जो है कन्वर्ट हो जाता है, ये उन तक पहुंच जाता है, वो इसे जेनेटिकली भी इनहेरिट कर लेते हैं। इसके बाद सेकंड फैक्टर में आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर में सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का ये रोल है कि बहुत सारी लाइफ स्ट्रेस इस चीज़ को डेवलप करते हैं, स्पेशली किसी का लॉस वगैरह हो जाना, जैसे कि किसी रिलेटिव की किसी रिलेटिव या अपने स्पेशल पेट की डेथ हो जाना, या ये कह सकते हैं कि चेंज ऑफ स्कूल, के एक स्कूल से दूसरे स्कूल चले जाने तो वहाँ जो आपके पीयर्स होते हैं उनके साथ जो आपका रिलेशन होता है उसकी वजह से भी सब होता है।
उसके बाद पेरेंटल डिवोर्स के आपकी फैमिली में अगर पेरेंटल डिवोर्स हुई है कि आपकी मदर अलग है, आपके फादर अलग है, तो इसका भी बच्चे परफेक्ट होता है कि दोनों में से किसी एक का लॉस जो है उसके लिए सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का बायस बनता है। इमिग्रेशन के एक जगह छोड़ के कि आप किसी दूसरी जगह चले जाओ, तो इसकी भी ये रीज़न बनती है। और डिज़ास्टर दैट इन्वॉल्व पीरियड ऑफ सप्रेशन फ्रॉम अटैचमेंट फिगर, कि कोई ऐसा डिज़ास्टर जो है आपने फेस किया हो या उस बच्चे ने फेस किया हो जो कि सप्रेशन का बायस बना हो किसी भी अटैचमेंट फिगर के साथ, तो ये सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को अकर करता है। इसके अलावा जो यंग एडल्ट्स होते हैं अगर उनकी बात की जाए तो उनमें जो स्ट्रेस होता है सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से, उसमें होता है लिविंग दी पेरेंटल होम, के अपने घर बार को छोड़ के आ जाना। मतलब वो लोग जो दूसरी कंट्रीज़ में पढ़ने चले जाते हैं, जो यंग एडल्ट्स दूसरी कंट्री में पढ़ने जाते हैं, हॉस्टलाइज होते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ कर आते हैं अपने पीछे, तो उनमें ये एक स्ट्रेस होता है जो कि उनके सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का बायस बनता है। या इसके अलावा कह ले कि एंट्रिंग इनटू अ रोमांटिक रिलेशनशिप या बिकम ए पेरेंट, तो ये सब चीज़ें भी इनके सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का बायस बनती है। इसके अलावा कहा जा सकता है कि जो पेरेंटल ओवर प्रोटेक्शन या इंट्रूसिवनेस जो है ये भी सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड होती है। सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए जो एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकेट्रिस्ट होता है, वो DSM-5 के साथ कंसल्ट करता है। अब DSM-5 के अकॉर्डिंग जो है किसी भी उस बच्चे में या किसी भी पर्सन में एक एक्सेसिव और एक अनवांटेड फियर हो या उसने एंजाइटी को एक्सपीरियंस किया हो ड्यू टू सप्रेशन, ठीक है, किसी के साथ भी जब उसने अपने सप्रेशन को एक्सपीरियंस किया हो, जो उसका अटैचमेंट फिगर हो, जिसके साथ भी वो अटैच हो, तो उसके कुछ फॉलोइंग 3 या उससे ज़्यादा सिम्टम्स जो है देखने में आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रेगुलर एक्सेसिव डिस्ट्रेस। ठीक है, रेगुलर एक्सेसिव डिस्ट्रेस क्यों? जब वो अपने फैमिली के साथ या अपने किसी अटैचमेंट फिगर के साथ या अपने घर से जो है सेपरेट होता है, तो उसके अंदर एक रेगुलर एक्सेसिव डिस्ट्रेस देखने में आता है। इसके बाद फ्रीक्वेंट नाइटमेयर्स अबाउट सप्रेशन, कि उसको जो है लगातार या मुसलसल कह ले कि उसको नाइटमेयर्स आते हैं अबाउट सप्रेशन, कि वो अपने किसी अटैचमेंट फिगर के साथ या अपने घर से जो है सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड वन की बात करें कि जब एक बच्चा जो है अपने किसी अटैचमेंट फिगर से सेपरेट हो रहा होता है या वो इस चीज़ की तवक्को कर लेता है कि वो किसी अपने अटैचमेंट फिगर से सेपरेट हो जाएगा, तो वो फिज़िकल सिम्टम्स की जो है कंप्लेन करना स्टार्ट कर देता है, कि उसको फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स करता है इस चीज़ की कि इसको फिज़िकल सिम्टम्स आ रहे हैं, कि हेडेक हो रहा है, उसको नोज़िया फील हो रहा है। इसके अलावा फोर्थ वन देखें तो वो परसिस्टेंट रिकलेक्टेंस और रिफ्यूज़ल टू गो एनीवेयर और टू डू एनीथिंग आउट ऑफ फियर ऑफ सप्रेशन, कि वो सप्रेशन के खौफ से कुछ भी करने से या कहीं भी जाने से वो जो है हिचकिचाहट फील करता है एक, और उससे इनकार करता है मुसलसल, उसको रिफ्यूज़ करता है कि वो कहीं नहीं जाएगा या वो कुछ नहीं करेगा। इसके बाद फिफ्थ वन की बात करें, परसिस्टेंट रिकलेक्टेंस और रिफ्यूज़ल टू स्लीप अवे फ्रॉम होम और फ्रॉम द अटैचमेंट फिगर। इसका मतलब कि अब वो जो शख्स है या वो बच्चा जो है वो मुसलसल इस चीज़ से भी इनकार करेगा और इस चीज़ से भी हिचकिचाहट फील करेगा कि वो अपने एक अटैचमेंट फिगर से अपने घर से दूर रहकर नहीं सो सकता। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो इंडिविजुअल का एक्सेसिव फियर ऑफ सप्रेशन होता है, ये किसी भी दूसरे मेंटल डिसऑर्डर के साथ एट्रीब्यूट नहीं करता, कि मतलब ये जो एक्सेसिव फियर ऑफ सप्रेशन है ये किसी दूसरे मेंटल डिसऑर्डर में नहीं देखने में मिलेगा। तो अब जो हमने ये 4 to 5 हमने ये रीजंस देखी है DSM-5 के अकॉर्डिंग, इसमें से 3 या 4 एटलीस्ट उस सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर बच्चे में या वो यंग एडल्ट में देखने में आती है, तो साइकोलॉजिस्ट जो है इसको डायग्नोस करते हैं कि इस बच्चे को या इस पर्सन को सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है। ट्रीटमेंट की बात करें तो सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर जो है ये कपल ऑफ डिफरेंट वेज़ में ट्रीट किया जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है डिसऑर्डर की सीवियरिटी पर, कि सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर कितना सीवियर है या नहीं है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है बेसिकली एंजाइटी डिसऑर्डर्स की जितनी सब टाइप्स है, इसके जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं उनमें बेसिकली मेडिकेशन और साइकोथेरेपी कॉमन है। इसीलिए मेडिकेशन और साइकोथेरेपी जो है ये एक बेटर सक्सेस है, मतलब एक बेस्ट वे है किसी भी सिम्टम्स को कम करने का, मतलब सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स को कम करने का एक बेहतर तरीका है। इसके अलावा इसमें CBT आ जाती है, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी।
तो ये एक थेरेपी की फॉर्म है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल के जो है फ़ियर और एंजाइटी को मैनेज किया जाता है। इंडिविजुअल को ये बताया जाता है कि उसके फ़ियर और एंजाइटी की रीज़न क्या है। इंडिविजुअल उसे अंडरस्टैंड करता है, देन उसके बाद उससे मैनेज करने के लिए डिफरेंट वेज जो है यूज़ करता है, और फिर इस तरह से CBT में वो अपने फ़ियर्स और एंजाइटी को मैनेज कर लेता है। इसके बाद एक्सपोजर थेरेपी आ जाती है, जो कि CBT का एक स्पेशलाइज्ड वर्जन है और जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मतलब CBT की निस्बत जो है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसका यूज़ जो है सबसे ज़्यादा वो बच्चों को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। ऐसे बच्चे जिन्हें सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, उनके लिए एक्सपोजर थेरेपी काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसमें जो है वो बच्चे जो कि ऐसी सिचुएशन जिनमें बच्चों को लगता है कि वो अपने केयर गिवर से, अपने लव्ड वन से, अपने अटैच फिगर से जो है दूर चले जाएंगे, उनको उनसे सेपरेट होने का जो ख़तरा होता है, उन्हें जो उस चीज़ की परेशानी, जो टेंशन होती है, जो उसके डिस्ट्रेस का बायस बन रही होती है, ऐसी सिचुएशन को ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता से जो है एक्सपोज्ड किया जाता है बच्चे के सामने। जब आहिस्ता आहिस्ता से उस बच्चे के सामने सब चीज़ों को, इन सिचुएशन को एक्सपोज किया जाता है, देन उसके बाद उनको ट्रीट करना ज़्यादा इजी हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके फ़ियर और एंजाइटी को मैनेज किया जाता है। तो एक्सपोजर थेरेपी जो है, इसीलिए इसका जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है और स्पेशलाइज्ड वर्जन है CBT का। इसके बाद आ जाती है मेडिकेशन। अब कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा स्वेयर नहीं होता, तो उस सिचुएशन में जो है सिर्फ साइकोथेरेपी को ही यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा स्वेयर है, उसकी स्वेरिटी ज़्यादा है, तो सिर्फ साइकोथेरेपी का यूज़ नहीं किया जाता। साइकोथेरेपी के साथ मेडिकेशन का यूज़ जो है ज़रूरी होता है किसी भी सिम्टम को मैनेज करने के लिए। इसीलिए जो है मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है किसी भी इंडिविजुअल के डिस्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए। अब डिफरेंट टाइप की मेडिकेशंस होती है जो कि प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन ये मेडिकेशंस जो है हम खुद अपने तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। मेडिकेशन भी एक स्पेशल साइकेट्रिस्ट, किसी स्पेशलाइज्ड फिजिशियन के साथ जो है कंसल्ट करके ही फिर ली जाती है। सो व्यूअर्स, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। लेकिन अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी, कोई एम्बिग्विटी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। कीप सपोर्टिंग मी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।